हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, यदि आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑन कर लें, ताकि आपको प्रत्येक दिन एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इनमें से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 ईस्वी में भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? नौसेना विद्रोह जो है वह इनमें से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HMIS तलवार। यह एक जहाज है जिससे नौसेना विद्रोह जो है 18 फरवरी 1946 को मुंबई में जातीय भेदभाव और अपने वेतन एवं राशन से संबंधित अन्याय के लिए यानी कि विरोध में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? सविनय अवज्ञा का प्रयोग जो है इनमें से किस आंदोलन में किया था? तो वह आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह आंदोलन जो है 1917 में हुआ था, जो सबसे पहला गांधी जी के द्वारा चलाया गया किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? किसकी पहल पर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के पहल पर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? यानी कि नमक सत्याग्रह जो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, इसको पुरुष तक ही केवल सीमित न रखा जाए, यह सलाह उनको किसने दिया? तो यह सलाह जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी 1939 ईस्वी में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किससे संबंधित कहा था? यह कथन जो है किसने कहा था और किससे संबोधित करके कहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कथन जो है भारत सचिव लॉर्ड मार्ले के द्वारा कहा गया था और वायसराय लॉर्ड मिंटो को संबोधित करके कहा गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, लॉर्ड मार्ले मिंटो जो है इन्हीं के संबंधित यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष किया था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1925 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करके ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? इनमें से किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का अवसर जो है ऐसे आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था? 1920 ईस्वी में
किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल इंडिया। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 ईस्वी में अपने नाम जो है परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से उनका सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। इनमें से दिए गए जो घटना है और उनका कालानुक्रम है, सही विचार करना है। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले जो है रॉलेट सत्याग्रह किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह जो अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन चला था जो अगस्त 1920 में हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ था जो फरवरी 1922 में हुआ था। और सबसे अंत में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था जो दिसंबर 1922 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 1930 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा किसने जारी किया था? 1930 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जो है किसके द्वारा जारी किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य सेन के द्वारा। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में ब्रिटिश से लड़ने के विरोध में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो वह थे नरेंद्र देव, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सिद्धांतकार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब किया गया था? अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1912 में कलकत्ता से 1912 ईस्वी में कलकत्ता से इसका प्रकाशन शुरू किया गया था, अल हिलाल नामक समाचार पत्र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसी समय दिल्ली दरबार में ही अलाउ कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राज तिलक समारोह हुआ था? दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राज तिलक समारोह हुआ था? तो वह सम्राट थे जॉर्ज पंचम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वह है रंगपुर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। राजस्थान के कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएँ मिली है जिसमें अग्नि पूजा सिद्ध होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बंकाचार्य को दिया जाता है? निम्बंकाचार्य को इनमें से दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वैताद्वैत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। रेहला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत लिखित किया गया है? रेहला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत जो है उल्लेखित है? तो वह थे इब्न बतूता। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इब्न बतूता ने रेहला की रचना किया था। रेहला उसका यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। वह इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का निवासी था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक। दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक जो है यह अंकित रहता था गवर्नर जनरल के मुहर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था? सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसका शासनकाल जो है 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सिजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था? सिजदा और पैबोस की रस्म, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह रस्म जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सिजदा और पैबोस रस्म की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 इनमें से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 नहीं भाग 3 होना चाहिए। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 जो है वह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भाग 3 के अंतर्गत है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है? भारतीय संविधान के मूल दर्शन यह इनमें से किस में निहित है? तो प्रस्तावना में निहित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस भाग में वह किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान के किस भाग में वह किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से जो है राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? कौन सी सदन है जिसकी अध्यक्षता होती है जो व्यक्ति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह होता है राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं सभापति महोदय वो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। क्योंकि संसदीय प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है कि मंत्रियों और उनका सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ व्यक्तिगत लगा है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वह संसद में निहित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 1 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है वह संसद में शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए क्या प्राधिकृत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उसमें जो प्राधिकृत हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष हैं, प्रमाणित करते हैं कि यह विधेयक जो है धन विधेयक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के
कितने सदस्य जो हैं वो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा से चुनकर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? नीति आयोग जो है किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को आकलन करता है? तो वह जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी के आधार पर जो है नीति आयोग निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को आकलन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महबूब अल हक। महबूब अल हक जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा कर जो है वह केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भू राजस्व। भू राजस्व जो है वह केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है। भू राजस्व द्वारा यह जो है राज्य सरकार के द्वारा भूमि पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर कितनी रही है? वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.6%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। इनमें से किसको 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है? तो वह है रसायन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। रसायन को जो है कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। यह 8 कोर सेक्टर में जो है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत को शामिल किया गया है, जिसको 8 कोर सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस बॉन्ड के द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपया में पैसा जुटा सकती है? तो वह संस्थान है मसाला बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मसाला बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार वर्ष से कितनी आगे रही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.8%। 9.8% जो है आगे रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम इनमें से क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन का परिणाम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना। देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों का घटाना जो है मुद्रा का अवमूल्यन परिणाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, गैर घरेलू गैस सिलेंडर में भरी LPG का भार किलोग्राम में कितना होता है? LPG का जो भार होता है सिलेंडर में घरेलू उपयोग में जो किया जाता है उसका भार कितना हो जाता है? सॉरी, गैर घरेलू गैस में तो वह होता है 19 kg का, और जो घरेलू में जो उपयोग होता है वह होता है 14.2 kg का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किस मिट्टी को जाना जाता है? तो वह मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को जो है सर्वग्राही मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं? भारत में कितना जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट मौजूद है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 हॉटस्पॉट जो है भारत में मौजूद हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।